नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात राज्य का जो पारंपरिक नृत्य है यानी गरबा। और ये गरबा इस समय चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो हाल ही में क्या है कि यूनेस्को के द्वारा इस गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है और इस कारण से ये विभिन्न समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनलों पे प्रकाशित हो रहा है। तो इसी के क्या है कि संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो न्यूज़ क्या है कि गरबा ऑफ गुजरात मेक्स इट टू यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो ये क्या है कि ये इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। और चूंकि क्या है कि ये एक डांस का फॉर्म है, ये नृत्य का एक रूप है, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारे सामान्य अध्ययन के जीएस पेपर फर्स्ट के कला संस्कृति एवं विरासत खंड से जुड़ता है। अब बात करेंगे तो क्या है कि आज अपने सेशन में इसी गरबा से संदर्भित क्या है इसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं इससे संबंधित प्रमुख बातें क्या है। तो भारत जो है, भारत क्या है कि पूरे विश्व में पर्व त्यौहार या ऐसे सांस्कृतिक क्रियाकलापों के दृष्टिकोण से क्या है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और इसी में अगर देखें तो भारत का जो गुजरात राज्य है, यहाँ पर क्या है कि सामान्य तौर पे नवरात्र पर्व के दौरान यहाँ गरबा का क्या आयोजन होता है। और ये गरबा जो है यहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है और ये एक अद्वितीय नृत्य है, ये यूनिक इसकी क्या विशेषताएं हैं। और इसी कारण से क्या है कि इसके संरक्षण के दृष्टिकोण से यूनेस्को ने इसको क्या किया है कि अमूर्त जो क्या है कि सांस्कृतिक विरासत की सूची है उसमें शामिल किया गया है। और बात करें कि ये कब शामिल हुआ है, तो इस समय क्या है कि पूरे विश्व की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर हैं उनके संरक्षण के लिए क्या है कि जो अंतर सरकारी समिति गठित की गई थी और उसी की क्या है कि 18वीं बैठक चल रही है। ये बैठक कब से चल रही है, तो ये 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश के कसाने शहर में चल रही है। और इसी बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि भारत के गुजरात का जो पारंपरिक नृत्य रूप है जो गरबा है उसको इस सूची में शामिल किया जा रहा है। तो ये इससे संबंधित प्रमुख बात है। अब बात कर ले कि अंतर सरकारी जो समिति है इस पैनल में भारत भी इसका सदस्य है। और वर्ष 2022 में 4 वर्षों के लिए भारत को इस समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो गरबा है, गरबा से पहले भी भारत के भारत के 14 ऐसे धरोहरों को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो गरबा इस सूची में भारत के द्वारा शामिल होने वाले धरोहर में 15वें नंबर पे आता है। तो गरबा क्या है कि भारत के 15वें नंबर का क्या है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है जो इस सूची में शामिल हुआ है। तो देखिए ये इससे संबंधित क्या है कि बातें थी। अब देख ले कि भारत की वे कौन सी 14 ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। तो बात करें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, तो सबसे पहला तो गरबा है। तो गरबा कब शामिल हुआ है, तो ये वर्ष 2023 में शामिल हुआ है, ठीक है। और ये इस जो अंतर सरकारी समिति या पैनल है इसकी 18वीं जो बैठक है उसमें इसको शामिल किया गया है। और इससे पहले अगर देखेंगे तो विश्व के 492 लगभग ये 500 के आसपास क्या है संख्या पहुंचने जा रही है। तो इस अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उस सूची में क्या है कि विश्व के लगभग ऐसे 492 धरोहर शामिल है। उन्हीं में से क्या है कि भारत के ऐसे 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इसमें शामिल हैं। और जिसमें क्या है कि अभी हाल ही में गरबा को शामिल किया गया है और इससे 2 वर्ष पहले दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल किया गया था। यानी वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था और 2017 में
कुंभ को शामिल किया गया था, यानी जो कुंभ मेला है, और योगा को वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। तो हो सकता है कि आपके किसी परीक्षा में इससे संबंधित या इस टेबल से संबंधित प्रश्न पूछ ले, जैसे कि दे देगा कि 2 श्रेणियां दी होंगी, युग्म पेयर बने होंगे, और दिया होगा कि एक तरफ ये जो धरोहर है, जो विरासत हैं, परंपराएं हैं इनका, और किस वर्ष ये शामिल की गई हैं इस सूची में, या फिर ये दे देगा कि ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। और इसी के साथ अगर थोड़ा सा और विस्तार से हम देखें तो क्या है कि जो ये सूची बन रही है, अगर इसके थोड़ा बैकग्राउंड को देखें तो जो अमूर्त क्या होते हैं, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो इसके संरक्षण के लिए जो यूनेस्को ने प्रयास करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहली बार इसके लिए क्या हुआ कि वर्ष 2003 में क्या है कि इस तरह की जो विश्व में विभिन्न क्या है अमूर्त विरासत है उनकी सुरक्षा के लिए, यानी जो अमूर्त विरासत है इनकी सुरक्षा के लिए क्या हुआ, बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ। ठीक है, और इसी के दौरान अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संधि संपन्न हुई, और इसको लागू कब किया गया, तो वर्ष 2006 में इसको लागू किया गया, और इसके बाद वर्ष 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का निर्माण किया गया, यानी ICH यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट निर्मित की गई। तो सबसे पहली बात ये भी आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो सूची है, लिस्ट है, ये सबसे पहली बार कब स्थापित की गई, तो क्या है कि इसके लिए जो सम्मेलन हुआ, पहली बैठक हुई वो 2003 में हुई, और इसी के दौरान क्या है कि विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा ये बैठक हुई, और उनके बीच में क्या हुआ, एक संधि हुआ कि अब अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत से संबंधित ऐसे तत्व हैं उनको क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, और इसको लागू किया गया वर्ष 2006 में। और वर्ष 2008 में क्या है कि पहली बार ICH यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची को निर्मित किया गया, और इसी के संदर्भ में जैसे कि वर्ष 2022 में हमने बताया कि भारत को अंतर सरकारी समिति जो पैनल था उसका सदस्य 4 वर्षों के लिए नामित किया गया, और इसी क्रम में वर्ष 2023 के 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में इस अंतर सरकारी जो पैनल है, समिति है, इसके 18वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भारत का जो गुजरात राज्य का गरबा पारंपरिक नृत्य है उसको इस सूची में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि ये इसका एक हिस्टोरिकल क्या है जो प्रोग्रेस है। और इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है, जब वर्ष 2008 में इस सूची का निर्माण किया गया तो इस सूची में क्या है कि 2 सूचियां थी। जो पहली सूची थी वो थी कि मानवता के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, और जो दूसरी सूची बनाई गई थी उसको कहा गया कि तत्काल संरक्षण के लिए आवश्यक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची। तो इस तरह से क्या है, ये इसका बैकग्राउंड था। तो क्या है कि हमने देख लिया कि आखिर ये जो अमूर्त सांस्कृतिक सूची है इसका विकास कैसे हुआ, और इससे संबंधित विश्व में कुल कितने ऐसे विरासत तत्व हैं, और फिर हम देख लिए कि भारत के कितने इसमें शामिल हैं। और अब बात कर ले तो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि जो करंट है ये कहाँ से जुड़ रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या है कि जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो बैठक हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो अफ्रीका कंटिनेंट के बोत्सवाना देश में हो रही है। ये आपका बोत्सवाना देश है, और ये एक तरह से क्या है, एक लैंड लॉक्ड देश है। ये क्या है, एक स्थलबद्ध देश है, यानी इसकी जो सभी तरफ की सीमाएं हैं वो स्थल खंड के द्वारा घिरी हैं।
आप देख रहे होंगे कि इसके चारों तरफ क्या है, स्थलीय भाग है, कोई जलीय भाग नहीं है। तो इस पे भी प्रश्न पूछ सकता है, दे सकता है कि इसके चारों ओर कौन कौन से देश हैं। दूसरा, ये इसका बड़ा मैप है, ये बोत्सवाना देश है और ये इसका कसाने शहर है। तो ये भी पूछ सकता है कि इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी। और इस मैप से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए तो बोत्सवाना से क्या है कि इससे लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी जो क्या है कि मकर रेखा है, जो मकर रेखा है वो बोत्सवाना से गुजरती है। तो ये क्या है कि मैप रिलेटेड अगर प्रश्न इस करंट से पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गरबा की। तो जो गरबा है, ये जो गरबा शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक संस्कृत के शब्द गर्भदीप से हुई है। और इस गर्भदीप का जो अर्थ होता है वो होता है नारी शक्ति, यानी कि विमन पावर, यानी नारी शक्ति या नारी ऊर्जा। और यह मूल रूप से क्या है कि एक भारतीय लोक नृत्य है जो देवी दुर्गा के देवत्व के स्त्री स्वरूप का सम्मान का भी प्रतीक है। और मूल रूप से क्या है कि जो इसका आयोजन होता है, यानी जो ये नृत्य शैली है या जो नृत्य स्वरूप है, इसका जो आयोजन होता है वो मूल रूप से भारत के गुजरात राज्य में किया जाता है। और किस समय किया जाता है, तो सामान्य तौर पे जो ये नृत्य का पारंपरिक रूप है, ये नवरात्रि त्यौहार के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। और प्रारंभ में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो गुजरात के गांवों से हुई थी और यहाँ के जो समुदाय थे वो मिलकर इसका आयोजन करते थे। और कुछ अन्य बातों की अगर हम चर्चा करें तो गरबा में कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है, यानी 2, 4 या इससे अधिक संख्या में लोग इसका आयोजन करते हैं या इस नृत्य को करते हैं। और इसमें क्या होता है कि लोग या व्यक्ति जो होते हैं वो डांडिया, मजीरा, चुटकी, ताली का उपयोग ताल देने में करते हैं। और साथ ही क्या है कि ये एक दीप के चारों ओर, और वो क्या होता है कि छिद्र युक्त बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें दीप जलाए जाते हैं और उसके चारों ओर ये एक गोल पैटर्न में क्या होते हैं कि वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम घूम कर नृत्य करते हैं। तो ये क्या है कि इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। और इसमें भी क्या है कि जो ये मिट्टी का बर्तन होता है इसको गार्बो बोलते हैं। और ये जो छिद्र युक्त क्या होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, ये किसका प्रतीक होता है, तो कह सकते हैं कि ये मानव शरीर का प्रतीक होता है। और जो इसका दीपक होता है वो होता है आत्मा का प्रतीक, या ऐसे भी बोलते हैं कि किसी भी माँ और उसके गर्भ में पल रहे ये भ्रूण का प्रतीक है। तो ये क्या था कि इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थीं। अब देख लेते हैं कि अब हम गरबा के महत्व की बात कर लेते हैं। तो इसके विभिन्न महत्व हो सकते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्व और विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व। अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो हमने पहले ही बात किया कि ये देवी दुर्गा के देवत्व के स्त्री स्वरूप का सम्मान करता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि इसमें विमेन पावर, नारी शक्ति को बढ़ावा मिलता है। और साथ ही क्या है कि इसके द्वारा पर्यटन को भी भारत में बढ़ावा मिला है, क्योंकि जब गरबा का प्रसार हुआ या गरबा के बारे में लोग जाने तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इसे देखने के लिए भारत में आए, जिससे क्या है कि यहाँ पर पर्यटन का विकास हुआ। और पर्यटकों की संख्या बढ़ने से देश में क्या है कि कर वृद्धि हुई। तो इस तरह से क्या है कि पर्यटन के विकास के साथ ही क्या है कि देश के आर्थिक आय में भी वृद्धि हुई। अब बात कर ले कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए आर्थिक लाभ क्या है, तो जो गुजरात राज्य है यहाँ क्या है कि आभूषण का बड़े स्तर पे विकास हुआ है, क्योंकि गुजरात डायमंड के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ विभिन्न प्रकार के ज्वेलरी निर्मित किए जाते हैं। तो जब पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं तो इनके द्वारा बड़े स्तर पे आभूषणों की खरीदारी होती है। तो इससे क्या हुआ कि आभूषण व्यवसाय को भी विकास मिला। दूसरी बात करें कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये ट्रेडिशनल क्लॉथ के लिए फेमस है। तो यहाँ जो पर्यटक आते हैं
उनके द्वारा बड़े स्तर पे परिधानों की खरीदारी होती है, वस्त्रों को खरीदा जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा मिलता है, और इन सब कारणों से क्या होता है कि यहाँ टैक्स बढ़ता है, यानी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। तो ये इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को क्या है? तो मूल रूप से क्या है कि ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। तो आज हमने बात की जो गरबा है, और गरबा को क्या है कि यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। आज के सेशन में इतना ही। एक नए सेशन में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।